Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is galvanometer. ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर एक बेसिक डिवाइस होती है। हम गैल्वेनोमीटर का हम क्या यूज़ करेंगे कि भाई हमारी सर्किट में करंट अवेलेबल है कि नहीं है, इससे हमको एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगा के हमको मालूम पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर को एक सेंस करती है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट सेट में स्टडी किया था, कोई भी बॉडी पे चार्ज अवेलेबल है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोस्कोप हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होती है। तो गैल्वेनोमीटर क्या सेंस करती है, इलेक्ट्रोस्कोप एक चार्ज को सेंस करती थी, तो एक गैल्वेनोमीटर एक आपके करंट को सेंस करेगी और करंट की डायरेक्शन पे इंडिकेट करेगी कि भाई आपकी करंट का फ्लो कैसे हो रही है, ठीक है। ओके, और देन आफ्टर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करके भी वो देगी। स्मॉल अमाउंट करंट क्यों, बिकॉज एक हम इसके सेंस करने के लिए एक बहुत कम करंट चाहिए, बहुत कम इसके माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रो एमीटर एम्पियर का आपको एक करंट मेजरमेंट करके देगा। 10⁻⁻⁶ एम्पियर का वो करंट मेजरमेंट आपके करके वो देगा। એટલે स्मॉल अमाउंट करंट को मेजरमेंट करेगी, देन आफ्टर वो एक करंट को सेंस करेगी। वो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, हम गैल्वेनोमीटर को स्टडी करते हैं, बट उसके पहले हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हमने स्टडी की उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था एक मूविंग चार्ज पार्टिकल का फोर्स का इक्वेशन, F इज टू क्यू बी। वो फोर्स कब लगेगा, जब आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आप परपेंडिकुलर मैग्नेट फील्ड में आप ट्रैवल करवाते हो, तब उस पर वो फोर्स लगेगा। F इज टू क्यू बी। वो फोर्स लगने से उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, डिएक्सेलरेशन भी नहीं होता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज करके वो एक रिवॉल्यूशन मोशन करने लगता है, ठीक है। ओके कि भाई वो रिवॉल्यूशन करती है, एक रोटेशनल मोशन वो करती है, तो उसके पास उसकी रेडियस होगी। वो रेडियस पे हमने फाइंड आउट की थी। देन आफ्टर उसके पास वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होती है, देन आफ्टर एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओके, देन आफ्टर एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। वो सभी क्वांटिटी के वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। देन आफ्टर लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉरेंस फोर्स कि भाई जब अब मूविंग चार्ज पार्टिकल बेसिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन अवेलेबल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल जब वो ट्रैवलिंग करती है तब उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस क्वांटिटी में एक चार्ज भी अवेलेबल है। तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो दोनों फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो ए वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लोरेंस फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन F इज टू क्यू ई, देन आपको मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन F इज टू क्यू बी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सो दैट F इज टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, उसका इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और उसके आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, और देन आपके राइट हैंड प्लाम रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज आपको ऐसे करना है कि दिस इज द फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आफ्टर दिस इज द इंडिकेट टू वेलोसिटी एंड करंट की डायरेक्शन। ओके, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमको एक करंट एलिमेंट हम लाते हैं जिसमें से करंट का फ्लो होगा, ऐसा कोई कंडक्टर। इसमें हमने स्मॉल लेंथ भी कंसिडर कर लिया था DL, सो दैट आइडियल इट इज नॉन एज द करंट एलिमेंट। ओके, तो करंट एलिमेंट को हमने कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने पुट कर दिया, तो उस पर भी फोर्स लगेगा F इज टू ILB, वो भी आपने डिराइव किया। देन आफ्टर वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या बताती है, आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए, तो वो एक वेलोसिटी सिलेक्टर से आपको मिल सकती है V इज टू E/B, ये उसका रेशियो अवेलेबल है। ओके, देन अपना हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल है, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक एंगल के साथ हम एंटर करवाएंगे, तब वो एक सर्कुलर मोशन भी करेगा। देन अपने साथ में वो डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, तो वो कौन सी मोशन होगी, हेलिकल पाथ मोशन होगी, ठीक है। और उसके आपने एक इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की थी। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होती है, वो एक एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करती है और हम उसको हिट करवाते हैं एक न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में। तो एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल वो कैसे बनाती है, उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, वो बेसिक डी जैसा उसका कंस्ट्रक्शन अवेलेबल था। वो एक्सेलरेशन करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से और रोटेशन मोशन करती है एक मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसा उसका कॉन्सेप्ट था। और उसकी हमने लिमिटेशन भी देखी थी, जब इसकी सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोसेस होती है, सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब वो डिस्टर्ब होती है तब वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मींस के स्टॉप हो जाता है, वो उसके एक लिमिटेशन अवेलेबल है। ओके, देन आफ्टर हमने दूसरा क्या स्टडी किया हुआ था कि भाई बी और सर्वेंट लो ने एक मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी मेजरमेंट करके उसने बताया, उसने एक इक्वेशन दिया dB इज टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। उसके लिए हम एक उसका मींस के मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी उसने दिया, टेस्ला होती है।
ओके देन आपने हमने स्टडी किया कि भाई हमारे पास है कोई एक सर्कुलर रिंग अवेलेबल है, उसकी सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो वो हमको मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देन आपने सर्कुलर रिंग की ऑन दी एक्सिस पे हमने इक्वेशन निकाला तो वो हमारा इक्वेशन मिल रहा था हमको म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। देन आपने हमने फिनाइट एक स्टेट कंडक्टर कंसीडर किया, उससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमारा गिवन पॉइंट P था, वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन मिल रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके देन आपने हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ का इक्वेशन हमने देखा तो एम्पियर ने एक दूसरा अच्छा तरीके से वो इसने इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। उसने बताया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होती है। उसकी हमने एप्लीकेशन देखी एक स्टेट कंडक्टर की, और स्टेट कंडक्टर का हमने इक्वेशन निकाला कि भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हमको मिल रही थी। देन आपने सोलेनॉइड भी उसकी इक्वेशन है, में उसकी एप्लीकेशन है तो सोलेनॉइड का इक्वेशन हमको मिला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज द एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके देन आपने टोरॉइड ही क्या है, एक सोलेनॉइड ही है, ठीक है। ओके बट उसका दोनों एन हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इट इज नॉन एज द टोरॉइड। ओके तो टोरॉइड का हमने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाला, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज द एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यहाँ पे यूनिट लेंथ कंसिडर कर रही है एक सर्कमफरेंस सो दैट 2πr। ओके देन आपने हमने स्टडी किया था कि भाई ये उसी सारी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। ओके देन आपने हमने दूसरा क्या स्टडी किया था कि भाई टॉर्क रिप्रेजेंट किया था। टॉर्क कैसे रिप्रेजेंट किया था कि भाई हमारे पास दो मैग्नेट अवेलेबल है, दो मैग्नेट के बीच में हमने कोई एक कॉइल को रख दिया, वो कॉइल में से हम करंट को पास आउट करवाएंगे तो वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो मूवी हमारी जो कॉइल थी वो क्या करने लगेगी, रोटेशन मोशन करने लगेगी। ओके तो उसका टॉर्क का इक्वेशन हमने निकाला था टाउ इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा। ओके तो सभी इसके इसमें टॉर्क लगेगा तो वो एक रोटेशन मोशन करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ओके ऐसी हमने सभी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की थी। देन आफ्टर अभी आज हमको देखना है कि भाई गैल्वेनोमीटर। ओके बेसिक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है और एक करंट को सेंस करके आपको बताती है कि भाई करंट ये वाली सर्किट में है या नहीं है। वो ओनली फॉर सेंस करती है और स्मॉल अमाउंट की करंट को मेजरमेंट भी करती है माइक्रो एम्पियर की, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमको उसका कंस्ट्रक्शन देखना है, बट पहले हम उसका प्रिंसिपल देखते हैं वो कौन सी प्रिंसिपल से वो वर्क कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क का इक्वेशन निकाला था। टॉर्क में हमने क्या देखा था कि भाई हमारे पास दो, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल अवेलेबल था, यहाँ पे एक साउथ पोल अवेलेबल था। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, और बीच में हमने ऐसी कोई सर्कुलर कॉइल हमने रख दिया था, ठीक है। सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कॉइल हमने रख दिया था, ऐसे हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया। ओके यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है। ओके तो टॉर्क का इक्वेशन क्या मिल रहा था हमको, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा एंगल इज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो बोथ आर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे ये उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ओके दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके तो उसके बीच का एंगल कितना मिला आपको, 90 डिग्री मिला। तो साइन 90 इज इक्वल टू मैक्सिमम उसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा और ये टर्न होके ऐसे हो जाएगा। ओके तो ऐसे हो गया। देन आप देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन पे है और आपका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। ओके तो ध्यान आप उसके बीच का एंगल कितना हो गया, उसके बीच का एंगल हो गया 180, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी है और आपका एरिया वेक्टर ऐसे है। ओके तो 180 हुआ तो साइन 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, पहले ए वाली पोजीशन पे टॉर्क लगा, देन आफ्टर वो ऐसे ऐसे रोटेशन हो गई, पर ए वाली पोजीशन पे उसका टॉर्क मिला हमको 0। देन आफ्टर वापस वो ऐसी हो गई तो यहाँ पे वापस उसको एक टॉर्क मिलने वाला है, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसी है, तो वहाँ पे टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क लगा तो वापस ऐसे रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 2 बार ही टॉर्क लगती है। कितनी बार टॉर्क लगती है, 2 बार ही टॉर्क लगती है। तो वो रोटेट कैसे करेगी, एकदम इसके हाई स्पीड से रोटेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। बट हम गैल्वेनोमीटर में क्या देखेंगे, हमने जो यहाँ पे देखा था ना, वहाँ पे हमारा जो मैग्नेट था वो कैसा था, फ्लैट मैग्नेट था। बट अभी हम गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे तो वहाँ पे हमने रेडियल मैग्नेट को प्रोड्यूस किया, रेडियल मैग्नेट को हमने यूज़ किया है। तो रेडियल मैग्नेट को यूज़ करने का मैकेनिज्म क्या होता है, एक है कि भाई हमारा रेडियल मैग्नेट का शेप होता है ऐसे होती है, ऐसे उसकी शेप होती है, कर्व सरफेस होती है, ठीक है, ऐसे। ओके तो ऐसी शेप रखने से क्या होगा कि भाई यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे मिलेगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलेगी। तो सेंटर का जो रीजन अवेलेबल है सेंटर का, तो सेंटर का रीजन पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और आप देखेंगे कि भाई एवरी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको एक स्ट्रेट एक्सिस पे आपको मिलेगी।
और एवरी रोटेशन पे आपका टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पे आपने देखा था कि भाई 2 ही पोजीशन पे आपका टॉर्क मैक्सिमम लग रहा था और 2 पोजीशन पे कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा था, ठीक है। बट ए वाली कंडीशन में क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप यूज़ करेंगे तब आप मैं कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एवरी डिफ्लेक्शन पे यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम लगती है, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं भाई गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन बेसिक क्या होता है, वो वर्किंग कैसे करती है, हमको वो रीडिंग कैसे बताती है, ठीक है। ओके ओके, टुडे आवर टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम स्टेप बाय स्टेप में हम स्टडी करेंगे। तो पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देना कि भाई उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या होती है, बेसिक एक मीन्स डिवाइस होती है, उसका यूज़ हम करंट को सेंस करने के लिए करते हैं और देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि भाई अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस to sense and measure electric current, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करती है और देन पर वो मेजरमेंट करके भी आपको देती है। ओके, देन पर उसका देखना कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है कि वो कौन सी थियोरी से मीन्स के वो इंट्रोडक्शन हुआ है, एक टॉर्क की थियोरी से। जब आपने पिछले लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप जब एक कॉइल पुट करते हो, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो वहाँ पे एक टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ था और टॉर्क से वो रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सेकेंड हम लिखते हैं प्रिंसिपल। इफ वर्क on the principle of torque develop in a current carrying coil is kept in a magnetic field। ओके, जब हम कोई एक करंट कैरिंग कॉइल को कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कैप करेंगे तब वहाँ पे एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। वो टॉर्क हमने फाइंड आउट किया था, टाइम इज इक्वल टू NIB साइन थीटा होती है, एंड थीटा एंगल होती है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की इसका एंगल होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसको दूसरा यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको स्टडी करना है कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रिंसिपल क्या है मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले आपने जो कॉइल को पुट किया था ना, वो आपका मैग्नेट कैसा था, एक फ्लैट मैग्नेट था। दिस इज़ अ नॉर्थ पोल थी और दिस इज़ अ साउथ पोल, और यहाँ पे मैग्नेट फिर प्रोड्यूस हो रही थी ऐसे एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और आपने कॉइल AC रखी थी, पहले आपने कॉइल AC रखी थी। ओके, तो आपकी कॉइल AC थी तो उसका एरिया वेक्टर कैसे था, उसका एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होती है, ऐसे उसकी एरिया वेक्टर होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है। तो यहाँ पे एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री, सो दैट एक्सपीरियंस इज टॉर्क इज अ मैक्सिमम इन दिस कंडीशन, बट देन आफ्टर इज एक्सपीरियंस टॉर्क सो दैट इट रोटेट्स एंड देन आफ्टर उसका शेप कैसे हो जाएगा, देखिए कि भाई ऐसे हो जाएगा उसका शेप। ओके, ठीक है, पहले ओरिजेंटल था, देन आफ्टर ऐसे एक वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल हो गया तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, देखिए कि भाई एरिया वेक्टर ऐसे टर्न होके, तो आप मान लीजिए कि भाई वो ऐसे टर्न हो गया तो आपका एरिया वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी इस वाली डायरेक्शन पे। तो थीटा एंगल यहाँ पे कितना मिल रहा है, 180 डिग्री। ओके, तो थीटा एंगल यहाँ पे 180 डिग्री मिल रहा है, तो साइन 180 इज इक्वल टू क्या आता है, साइन 180 इज इक्वल टू उसकी आंसर होती है 0। तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ख्याल आया आपको। तो फ्लैट वाली मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हमको रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या हमको देखना है कि देखिए कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट ऐसा था, एक बॉक्स टाइप का, ठीक है। ओके, हम रेडियल मैग्नेट फील्ड के मैग्नेटिक कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। रेडियल मैग्नेट आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो आपके पास ऐसा कोई एक मैग्नेट अवेलेबल है और सेंटर में से हमने ऐसे ड्रिल कर दिया,
ये जो ब्लू पोर्शन वाला है उसको हमने ड्रिल कर दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हमने काट दिया। ओके, तो आपके पास दो मैग्नेट आ गई, दिस इज़ अ नॉर्थ मैग्नेट एंड दिस इज़ अ साउथ मैग्नेट। ओके, तो उसका शेप कैसा हो गया, एक रेडियल शेप हो गया। देखिए यहाँ पे आप रेडियल शेप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं उसकी मैं फिगर में यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ऐसे हो गए, दिस इज अ नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ध्यान आप सेंटर में क्या रखने वाले हो, सेंटर में एक आयरन का कोर रखेंगे। आयरन कोर हम किसको बोलेंगे, हमने पहले जो रेक्टेंगुलर कोर रखी हुई थी और रेक्टेंगुलर कोर ऐसे थी और वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमको क्या करना है, वाउंडिंग करना है। नंबर ऑफ टर्न्स हमको उसके अराउंड एक कॉपर का तार का हमको वाउंडिंग करना है। ओके, तो कॉपर का तार का वाउंडिंग आप एक सॉफ्ट आयरन कोर की अराउंड आप ऊपर आप करेंगे, ठीक है। ओके, तो सॉफ्ट आयरन कोर भी कैसे होगी, ऐसी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, उसकी भी इसका डिस्टेंस यहाँ पे गैपिंग नहीं होता है। बट आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे मैं गैपिंग ड्रॉ करता हूँ, ऐसा मैंने यहाँ पे गैपिंग ड्रॉ कर दिया। देखिए ये ब्लू पोर्शन है ना, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाती है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे एंटर हुई तो यहाँ से एग्जिट हो गई। देन आप यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। देन आप यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। देन आप यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुई तो यहाँ से एग्जिट हो गई, यहाँ से भी एंटर हुई तो यहाँ से एग्जिट हो गई, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेट जाएगी, ए वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेट जाएगी। देन आप ए वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। क्यों, अगर ऐसी जाएगी तो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होगी, क्रॉस होगी। इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाती है, यहाँ से ऐसे बेन होकर यहाँ से जाती है। और देन आप ए वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे बेन होकर जाएगी, ए वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे बेन होकर जाएगी और ए वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ से ऐसे बेन होकर जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके अब शेप देख रहे हो, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, बट वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ए वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर हुई तो ये डायरेक्शन में एग्जिट होती है, बट ये नहीं एग्जिट होती है, ठीक है। ओके, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ से बेन होके ऐसी चली जाती है। ओके, ऐसा क्यों होता है कि भाई आपके मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भाई एक करेक्टरिस्टिक होती है कि भाई इट इज़ अ नॉट क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की करेक्टरिस्टिक आपने देखी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ नेवर क्रॉस टू ईच अदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप यहाँ पे क्रॉस टू ईच अदर नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली। ओके, देन आपको क्या समझना है कि भाई टॉर्क कैसे लगती है, टॉर्क कैसे लगती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे वापस यही फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। रेडियल, ये दूसरा रेडियल, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, और सेंटर में आपको रखना है एक सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, तो ऐसा आपने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। ओके, तो सॉफ्ट आयरन कोर की अराउंड आप क्या करने वाले हो, ये आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके अराउंड आप कॉपर तार की आप बाउंडिंग करने वाले हो, ठीक है। तो कॉपर तार की आप बाउंडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से आप देखेंगे तो आपको कौन सा लेंथ बताएगा। देखिए ये उसकी लेंथ अवेलेबल है, ये सॉफ्ट आयरन कोर की एक लेंथ अवेलेबल है, देन आफ्टर दिस इज द विड्थ अवेलेबल है। एक रेक्टेंगुलर शेप में आप क्या करने वाले हो, बाउंडिंग करने वाले हो, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल, एक कॉपर एंड सॉफ्ट आपने सिलिंड्रिकल कंसिडर किया है, पर सिलिंडर की अराउंड आप एक मिसके रेक्टेंगुलर में एक बाउंडिंग करने वाले हो ऐसे, ठीक है। ऐसे आप बाउंडिंग करने वाले हो। ओके, तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा, ओनली फॉर एक विड्थ ही नजर आएगी आपको। तो मैं यहाँ पे एक विड्थ में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ऐसी यहाँ पे आपकी एक विड्थ अवेलेबल है। ओके, और देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल में तो यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो एक वायर की डायरेक्शन में अवेलेबल है। देन आफ्टर यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा की एंगल चेंज होने से आपका टॉर्क की वैल्यू चेंज होती है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होती है, इज अ परपेंडिकुलर टू, इट इज अ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, तो ऐसा उसका एरिया वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दैट टॉर्क एक्सपीरियंस इज अ मैक्सिमम। ओके, देन आफ्टर वो क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन रॉड रोटेट हो जाएगा। ओके, तो रोटेट होके उसकी एक दूसरी पोजीशन फाइंड आउट हुई ऐसी। ओके, ऐसी उसकी पोजीशन फाइंड आउट हुई। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली डायरेक्शन में है और ये वाली डायरेक्शन में है। तो वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई,
ऑन दी एक्सिस पे आ गई। ओके, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे टर्न हुआ ना तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यही डायरेक्शन में है, तो वापस उसका एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख रहे हो कि भाई दूसरी पोजीशन में भी आपको थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रही है, 90 डिग्री। तो वापस टॉर्क का आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। देन आफ्टर ऐसे रोटेट होके उसकी पोजीशन ऐसे फाइंड आउट हो गई, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आपकी यही डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर भी इसका एंगल कितना हो गया, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी ना, यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आपके बन गई और एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे है, तो उसकी भी इसका एंगल वापस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और टॉर्क आपको क्या मिलेगा, टॉर्क आपका मिल रहा है NIAB, बिकॉज साइन 19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एवरी पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू क्या मिल गई आपको, कॉन्स्टेंट। एवरी डिफ्लेक्शन पे, एवरी रोटेशन पे आपको टॉर्क की वैल्यू मिल रही है कॉन्स्टेंट NIAB। ठीक है, मीन्स कि आपको मैक्सिमम मिल रही है। तो यहाँ पे थीटा वाली टर्म क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई टॉर्क नो मोर डिपेंड ऑन द थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टॉर्क डिपेंडेंट नहीं है, टॉर्क नो मोर डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे टॉर्क आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ये वाले कॉन्सेप्ट अपने देखे थे कि भाई पहले टॉर्क आपकी मिल रही थी, उसकी भी इसका एंगल मिल रहा था आपको 90 डिग्री, तब वहाँ पे टॉर्क आपकी मिल रही थी मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपका एंगल हो गया 180, तो वहाँ पे टॉर्क आपको मिल रही थी 0। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाती थी, बट यहाँ पे टॉर्क आपको क्या मिल रहा है, एकदम मीन्स का कॉन्स्टेंट मिल रही है और मैक्सिमम मिल रही है। ये है रेडियली मैग्नेट का कंसिडर करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप रेडियल मैग्नेट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपका टॉर्क मैक्सिमम आपको एवरी रिफ्लेक्शन पे मिलने वाला है। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। ओके, तो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम हम स्टडी करते हैं। ओके, तो आपका गैल्वेनोमीटर का एक इसके सिंपल सा एक डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। ओके, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। आपने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, रेडियल मैग्नेट। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ पोल भी रेडियल है और साउथ पोल भी रेडियल है। रेडियल मैग्नेट का यूज़ करने का प्रिंसिपल अभी आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एवरी पॉइंट पे टॉर्क क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट लगेगा, वो टॉर्क लगता है मैक्सिमम। ठीक है, ओके, ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसकी अराउंड आपने एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया हुआ है, एक वाउनिंग किया हुआ है। ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में आपने जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हो, एक कॉपर तार की एक वाउनिंग है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया है कि भाई दिस इज अ कॉइल। और ये क्या बताती है आपको, इंडिकेटर बताती है। जब वो रोटेट करेगी तो यहाँ पे आपने एक रीडिंग रखी हुई है, तो ऐसे आप उसकी करंट की वैल्यू भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आपका करंट का फ्लो ऐसे हो रही तो वो ऐसे इंडिकेट होगी, तो करंट के डायरेक्शन आपकी ऐसे आएगी, और ऐसे फ्लो हो रही तो ऐसे, तो आप उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ओके, तो ये मैंने बताया यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि भाई सिलिंड्रिकल मैग्नेट, दिस इज अ इंडिकेटर, दिस इज अ आयरन कोर, एंड देन आफ्टर दिस इज अ फ्रेम। ओके, ये जो आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी मिस के ऐसे रोटेटेड होती है, ऐसे रोटेटेड होती है। तो मैंने यहाँ पे पाइवोट लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने बॉटम में भी पाइवोट लगा दिया। पाइवोट लगाने से क्या होगा, पाइवोट लगाने से वो ऊपर की सरफेस पे वो फ्रिक्शन कम होगा, तो वो मैक्सिमम क्या करेगा, रोटेशन कर पाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट पे मैंने पाइवोट लगा दिया। यहाँ पे ऐसे पाइवोट है, यहाँ पे ऐसे पाइवोट है। ठीक है, और ये सेंटर वाली मिस के नीचे वाली जो पाइवोट है, तो उसके साथ मैंने यहाँ पे एक स्पाइरल रिंग भी लगा दिया है। स्पाइरल रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए कि भाई यहाँ पे आपका मीन्स के जो आपकी जो कोयल है, कोयल में से आप जब यहाँ से करंट, ये टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 आप देख रहे हो, वहाँ से आपको बैटरी के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। आपका कोई भी सोर्स हो, इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। आपके कोई पास बैटरी होती है या कोई दूसरा सोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसके साथ आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोयल में से करंट का फ्लो होगा, तो यहाँ से टॉर्क लगेगा तो वो क्या करने का, पे घूमेगा। ओके, तो वो घूमेगा, तो उसके साथ हमने पाइवोट को फिक्स कर दिया है, तो वो क्या कर देगा, स्प्रिंग को टाइट कर देगा। तो आपकी कॉइल घूमी तो मीन्स के उसमें के टॉर्क प्रोड्यूस हुआ,
तो वो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो वो टॉर्क के कारण यहाँ पे स्प्रिंग टाइट हो गई, तो स्प्रिंग में भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। वो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, वो वाली टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी टॉर्क बोल सकते हैं या काउंटर टॉर्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटर स्ट्रोक बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाने का मैकेनिज्म क्या है वो आपको समझना है। देखिए कि भाई मैंने यहाँ से एक 5 एम्पियर का करंट का मैंने यहाँ पे फ्लो करवा दिया, तो आपकी केमिस्ट की कॉइल है वो रोटेट होगी और यहाँ पे 5 एम्पियर पे आपको बताएगी। ठीक है, ओके, तो 5 एम्पियर में बताया, तेरह पर आपने क्या किया कि भाई डिसकनेक्टेड कर दिया, तो डिसकनेक्टेड कर दिया तो तब भी ये 5 एम्पियर पर ही है, क्योंकि उसको वापस कर लाने के लिए काम कौन करती है, यहाँ पे स्प्रिंग करते हैं। आप पर आपने तो स्प्रिंग नहीं लगाई। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई 5 एम्पियर जितना वो रोटेट होगी, तो यहाँ पे कॉइल में भी एक एंटी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देन पर जब आप डिसकनेक्ट कर दे तो तब उसमें स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोरेज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, वो यूज़ करके वो अपने एक ओरिजिनल पोजिशन पर आने चाहती है। चलो आपको ये टॉर्क लगा के वो स्प्रिंग को क्या कर देगी, एक एनर्जी दे देगी। वो एनर्जी वो वापस जब आप डिसकनेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो एनर्जी का यूज़ करके वो वापस वो जीरो पॉइंटिंग पे आएगा। यहाँ पे जीरो पॉइंटिंग है ना, यहाँ पे सेंटर में होती है। ठीक है, जीरो पॉइंटिंग यहाँ पे होती है। देन यहाँ पे 10, 20 और 30, और यहाँ पे भी 10, 20 और 30 माइक्रो एमीटर। ठीक है, वो इतना सही करंट को सेंस करती है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर जितना भी करंट आपके सर्किट में जाएगा तो वो सेंस कर लेगी। ओके, तो इसलिए तो हमने उसका यूज़ में क्या लिखा था, उसका इंट्रोडक्शन में मैं लिखा था कि भाई वो करंट का सेंस करती है। ठीक है, ये बेसिक उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन को आपको लिख देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि भाई इट इज़ द कॉपर कॉइल। आपने जो सिंपल तार को आपने यूज़ किया वाउंडिंग करने के लिए, वो आप कॉपर तार आप यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। इट इज़ द कॉपर कॉइल वाउंड ऑन मेटल फ्रेम। आपने एक मेटल फ्रेम के अराउंड अपने वाउंडिंग कर दिया। ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन। उसको आपने कहाँ पे रखा, एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर आपने रख दिया, सॉफ्ट आयरन। ओके, इट इज अ सिलिंड्रिकल कोर। ठीक है, वो कैसी से एक सिलिंड्रिकल कोर है। ठीक है, आपकी जो सॉफ्ट आयरन अवेलेबल है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल कोर। इट इज द पाइवट्स। उसके ऊपर एक पाइवट होती है ऐसी, उसके ऊपर एक ऐसी पाइवट होती है, आप देख सकते हो ऐसे। ओके, तो ये पाइवट का पॉइंटिंग भी ऐसा ही होता है, मीन्स के आपकी पेन का जो पॉइंटिंग है ऐसा ही होता है। वो इजीली से ऐसे मैंने ऐसे पाइवट बना दिया तो इजीली एक रोटेट हो पाएगी। ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, इसलिए आपने यहाँ पे पाइवट लगाया हुआ है। ओके, इट हैज़ द पाइवट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आपने लगाया हुआ है। ठीक है, ऑन बोथ साइड, both side resting on a frame, resting on a frame. Now it is a free to rotate। वो एक फ्री रोटेट होगी अबाउट इट एक्सिस, अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, और पाइवट लगाने से वो एक फ्री रोटेट होगी अबाउट इट एक्सिस। ओके, देना पर हमको सेकेंड लिखनी है। इट इज़ द फिक्स विथ द हायर स्प्रिंग। और जो स्पाइरल स्प्रिंग होती है, स्पाइरल स्प्रिंग का शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करता था। उस स्पाइरल स्प्रिंग का शेप ऐसे होती है। देखिए कि भाई आपके पास एक एंडिंग पॉइंट ऐसा है, यहाँ पर ऐसे वो स्पाइरल होके सेकेंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। ये जो सेकेंड एंडिंग पॉइंट है वो आपने एक फिक्स बॉडी के साथ अपने कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग का एंडिंग है आपने पिवट के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे आपने पिवट यहाँ पे पाइवट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप रोटेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, इसमें एक एनर्जी आ जाएगी। ये तो आपका फिक्स है, वो तो रोटेट नहीं हो सकता, बट ये वाला एन आपका रोटेट हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इसमें एक एंटी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। वो एंटी टॉर्क का यूज़ करके वो एक वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वो आ जाएगी। ठीक है, मीन्स के वो जीरो पर थी तो वो वापस वो जीरो पर लाने के लिए आप यहाँ पे एंटी टॉर्क जो लगाया उसका आप यूज़ करेंगे। ओके, तो स्प्रिंग के बारे में भी आपको लिखना है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शन ही लिख रहे हो, अभी आपने वर्किंग अभी लिखना बाकी है। ठीक है, इट इज़ अ फिक्स विथ अ हेयर स्प्रिंग। हम उसको क्या बोल सकते हैं, हेयर स्प्रिंग में हम बोल सकते हैं। ठीक है, हेयर स्प्रिंग विच क्रिएट्स, इसमें क्या क्रिएट होगा, एक काउंटर स्ट्रोक क्रिएट होगा। ठीक है,
is a create counter torque when coil rotate. Okay, then after this coil is free to rotate in the radial magnetic field. हमने कि यहाँ पे रेडियल मैग्नेट हमने बनाया है, इसके लिए इससे लिए तो यहाँ पे जो टॉर्क लगने वाली है, दिस टॉर्क इज द कांस्टेंट, ठीक है. दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. Free to rotate in radial magnetic field. Created by cylindrical magnets. ठीक है, आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिसके बना लिया, एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट से आपने बना लिया. तो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई सिलिंड्रिकल मैग्नेट से आपने एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाई. ओके, देन आफ्टर आपको लास्ट लिखना है कि भाई रोटेशन इज अ मेजर बाय द इंडिकेटर. आपने जो इंडिकेटर बताया है इसमें वो रोटेशन इंडिकेट करेगी. ठीक है, ओके. The rotation is measured by on indicator and उसके नीचे हमने एक स्केल रखी हुई है. ठीक है, स्केल द टू एंड्स ऑफ कॉइल. और हमने जो हमारी जो कॉइल है उसके साथ हमने एक टर्मिनल को भी कनेक्टेड कर दिया है. वो टर्मिनल को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्टेड कर देंगे, तब वहाँ से एक करंट का फ्लो होगा. ठीक है, द टू एंड्स ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड टू टर्मिनल फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन इन द सर्किट. ठीक है, ये पूरे का पूरा आपने एक डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है ये आपने बताया. देखिए, मैं फिगर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे देखिए. ओके, मैं ऐसे रखता हूँ. ये आपका कंस्ट्रक्शन का आपको नजर आ गया. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है कि भाई इट इज़ द कॉपर कॉइल इज वाउंड ऑन द मेटल फ्रेम. तो ये आप जो मेटल फ्रेम आप देख रहे हो उसके ऊपर आपने एक कॉपर वाउंडिंग किया हुआ है. ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन. ये हमारा एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर आपने एक रेस्टिंग किया हुआ है. द सिलिंड्रिकल कोर इट इज़ द पिवट ऑन द बोथ साइड. तो यहाँ पे भी पिवट है, ऐसा यहाँ पे भी पिवट अवेलेबल है और यहाँ पे भी एक पिवट अवेलेबल है ऐसा. ओके, वो पाइवट लगाने से क्या होगा, पाइवट होने लगाने से वो एक फ्री एक रोटेट कर पाएगी. ठीक है, इट इज़ द फिक्स विद द हायर द स्प्रिंग. तो ये आपकी एक स्पाइरल स्प्रिंग अवेलेबल है, उसको हम बोल सकते हैं एक हायर हेयर स्प्रिंग हम बोल सकते हैं. ठीक है, विच द क्रिएट्स इज द काउंटर टॉर्क व्हेन दिस कॉइल इज रोटेट. जब कोई कॉइल रोटेट होगी तब वो इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाली है, एक मिस्टेक में एक इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होने वाली है. ठीक है, ओके. देन आपने दूसरा देखिए कि भाई दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे आपने एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया, एक रेडियल मैग्नेट कंसीडर करके. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट आपने कंसीडर किया हुआ है. ओके, देन आपने द रोटेट्स इज अ मेजर बाय द इंडिकेटर. आपने रोटेट को उसके रोटेट किया तो उसके साथ अपने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया है, और इंडिकेटर में आपको बताएगी रीडिंग. ओके, एंड दिस स्केल्स द टू एंड्स. यहाँ पे आपका जो टू एंड्स है तो टू एंड के साथ अपने यहाँ पे टर्मिनल लगा दिया. यहाँ से आप एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो. जब इसमें से करंट का फ्लो होगा तो ऐसे यहाँ पे करंट का फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक टॉर्क लगने वाली है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई वर्किंग. ओके, हमको एक वर्किंग देखना है उसका कि भाई वो कैसे वर्किंग करेगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके उसमें स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे भाई. जैसे हमने यहाँ से स्विच स्टार्ट कर दिया तो ऐसे हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल में से हमारा करंट का फ्लो हुआ. तो यहाँ पे टॉर्क लगा, तो टॉर्क लगा तो वो क्या करेगी, इसके रोटेट करेगी. ठीक है, तो रोटेट होगी तो यहाँ से हमने एक नीचे एक पाइवट लगाया हुआ है, वो पाइवट के साथ हमने एक हायर स्प्रिंग लगाई हुई है. वो हेयर स्प्रिंग क्या होगी, एक टाइट हो जाएगी. तो वो हेयर स्प्रिंग में क्या क्रिएट हो गया, एक एंटी टॉर्क क्रिएट हो गया. ठीक है, तो एंटी टॉर्क आपका इसका इंक्रीज होके जाएगा. ओके, तो एंटी टॉर्क आपका इंक्रीज हो गया और यहाँ पे आपका टॉर्क लग रही है. और जब एंटी टॉर्क और आपका जो करंट के कारण जो टॉर्क लगाया हुआ है, दोनों टॉर्क इसके सेम हो जाएगा, तब आपका इसके इंडिकेटर है वो ट्रैवल होना स्टॉप हो जाएगा. वो कैसे होगा, देखिए भाई आपने यहाँ से एक 5 एम्पियर करंट दी, तो 5 एम्पियर करंट देने से इसका इलेक्ट्रिकल टॉर्क लग रही है कि भाई 100 टॉर्क.
इलेक्ट्रिकल टॉर्क यहाँ पे कितनी लग रही है 100। एक कॉइल पे जो टॉर्क लगेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा से, ठीक है, वो 100 लग रही है। ओके, तो 100 लगेगी तो आपकी जो कॉइल है वो कॉइल क्या करेगी भाई, रोटेट करेगी ऐसे। पहले वो ऐसी थी एक जीरो पॉइंटिंग पे, देन यहाँ पर वो रोटेट करेगी ऐसे। ओके, तो ऐसा उसने रोटेट किया, तो अब इसका टॉर्क मीन्स के हो गया था, मीन्स के उसने स्प्रिंग में टॉर्क लगा दिया 20, उस पर कितना टॉर्क लग रही है 100। पहले ऐसी थी, तेना पर ऐसे उसने रोटेट किया तो 20 लगा स्प्रिंग में, तेना पर ऐसे वापस उसने रोटेट किया तो अभी 40 लग रहा है, तेना पर 60, तेना पर 80, देन आफ्टर 90 एंड 100। तो ऐसे उसका 100 हो गया। तो यहाँ पे एंटी टॉर्क जो स्प्रिंग में लगा वो भी 100 हो गया और एक कॉइल का टॉर्क भी 100 हो गया। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए ये कंडीशन पे वो स्टॉप हो जाएगी। चला है आपको, वो स्प्रिंग को टाइट करके जाएगा, वो जितना टाइट करेगा इतना टॉर्क यहाँ पे मीन्स के मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क हम बोलेंगे एंटी टॉर्क, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है ऐसे। और ए वाली टॉर्क आप ऐसे उसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। तो दोनों का टॉर्क जब सेम हो जाएगा तब वो आपका पॉइंटिंग इंडिकेटर है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो वो जो रोटेशन होती है तो वो रोटेशन पे आप इंडिकेटर से आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल करंट की आप मेजरमेंट कर सकते हो, और इसमें जो टॉर्क लगा उसकी, ठीक है। ओके, तो वो सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट हमको लिखना है वर्किंग। ओके, तो वर्किंग में आपको लिखना है कि भाई व्हेन करंट इज अलाउड to flow in the coil which is kept in the magnetic field of fixed, torque is created in it। इसमें एक टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस टॉर्क when it rotates, the spring gets tightened up, ठीक है। तो आपकी इसके जो स्प्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ठीक है। तेरा पर आपको सेकेंड लिखनी है कि भाई दिस क्रिएट an anti-torque in the spring। the spring में एक anti-torque प्रोड्यूस हो जाएगा, and this anti-torque keeps increasing with rotation। उसका रोटेशन होने से वो इंक्रीज हो जाएगा। at certain point of rotation both become is same। कौन सा बोथ, एक कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो और एंटी टॉर्क, both become equal to each other एंड रोटेशन इज स्टॉप। तो आपका जो रोटेशन हो रहा था स्प्रिंग का मीन्स के जो कॉइल का वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दिस रोटेशन ए वाली रोटेशन हम कहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंडिकेटर में। इस रोटेशन इज ऑब्जर्व बाय indicator and by calibration it gives measurement of current, ठीक है। कि भाई आपने वहाँ पे जो इंडिकेटर लगाया है तो यहाँ पे जो आपकी कॉइल रोटेट होगी तो ये जो पॉइंटिंग टूवर्ड्स है वो ओनली फॉर एंगल में ट्रैवलिंग करेगा। तो यहाँ पे आपने एक कैलिब्रेशन फाइंड आउट कर लिया कि भाई 1 एंगल रोटेशन होती है तो वहाँ पे एक 5 एम्पियर का करंट आती है।
तो 5 एंगल रोटेशन करेगी तो कितना करंट आएगी 25। तो ऐसे यहाँ पे अपने को पॉइंटिंग टूवर्ड्स करती है, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग में 0 पे थी, देन आपने 1 मीन्स के वो ट्रावल करेगा, देन आपने 10 20 30 ऐसा आपने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिए। वो कैलिब्रेशन मीन्स के सभी गैल्वेनोमीटर की डिफरेंट होती है, ठीक है। वो किसके लिए किस पे डिपेंडेंट होती है, एक स्पाइरल स्प्रिंग के डिपेंडेंट होती है, देन आपका ये नंबर ऑफ कॉइल पे ऊपर वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऐसे सभी सारी कंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंडेंट होती है। ओके, देन आप हमको फाइंड आउट करना है कि भाई कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या लगती है, एक तो टॉर्क लगती है, ठीक है, बाई टॉर्क क्रिएटेड बाई दी कॉइल। तो हमारा टॉर्क कितना लगता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB। टॉर्क क्रिएटेड बाई कॉइल is tau is equals to NIAB because थीटा is equals to 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही टॉर्क लगेगा क्योंकि आपने रेडियली क्या लगाया हुआ है, रेडियली मैग्नेटिक लगाया हुआ है, ठीक है, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है। ओके, देन आपने जो स्प्रिंग में मीन्स के स्प्रिंग में टॉर्क लगेगा तो स्प्रिंग के पास क्या होती है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होती है कि भाई स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट आप 11th में आप अच्छे से आप स्टडी कर चुके हो, ठीक है। के होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने फोर्स लगाया तो उसका इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके कारण उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सपोज द स्प्रिंग इज द टॉर्क कांस्टेंट इज के। ओके, तो स्प्रिंग का जो टॉर्क कांस्टेंट है वो क्या है, के है। सपोज स्प्रिंग हैज टॉर्क, वो किसके लिए ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी स्प्रिंग सॉफ्ट है या मिसके टाइट है, ऐसा मिसके उसकी कांस्टेंट के की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट होती है, कांस्टेंट के। ओके, देन आफ्टर कि भाई जितना रोटेशन आपका होगा, कि भाई सपोज द रोटेशन इज बैलेंस आफ्टर टर्निंग बाय द एंगल दी फाई। तो यहाँ पे आपको तो ओनली फॉर एंगल ही मेजरमेंट करनी है क्योंकि आपका इंडिकेटर में आपका एंगल ही मेजरमेंट होती है, ठीक है। एंगल बाय फाई, देन द काउंटर टॉर्क बाय द स्प्रिंग इज के फाई। तो काउंटर टॉर्क में कितना प्रोड्यूस होगा, के फाई प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो उसका भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज द रोटेशन इज बैलेंस आफ्टर turning by an angle phi, then counter torque by an angle, counter torque angle is phi। counter torque, counter angle, आपने एक एंगल मिस के फाइंड आउट किया, देन आपने देन काउंटर टॉर्क बाय द एन एंगल इज स्प्रिंग, बाय एन एंगल इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, के फाई प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोनों क्या हो गया, इसके दोनों बैलेंस हो गए क्योंकि स्प्रिंग में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, के फाई प्रोड्यूस हुआ है, और आपकी कॉइल में कितना होगा, NIAB प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ड्यूरिंग दी कॉइल, ड्यूरिंग द कॉइल का मीन्स का टॉर्क कितना आया, NIAB आया, और देन आफ्टर मीन्स के स्प्रिंग में कितना आएगा, के फाई जितना प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज द के इज अ टॉर्क कांस्टेंट होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमको करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा के फाई अपॉन NAB। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है कि भाई ये तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपने जो कंसिडर की वो इतनी होगी, उसकी एरिया भी इतना ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इतनी होगी। तो मिसके पूरे का पूरा मिसके क्या हो गया, कांस्टेंट। ये फाई क्या हो गया, वेरिएबल। कितने आप जितना करंट आप मिसके इंसिडेंट करवाएंगे उतनी उसकी फाई मिसके होगी, एंगल जितना इतना होगा, ठीक है। वो क्या होती है, देखिए कि भाई यहाँ से आपने करंट का फ्लो करवाया 5 एम्पियर, तो वो रीडिंग बताएगी 5 पे। देन पर आपने करंट का मिस के फ्लो करवाया 10 एम्पियर, तो यहाँ पे एंगल भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपको मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई सिंस के अपॉन NAB दिस इज अ कांस्टेंट। ये सभी जो कांस्टेंट है वो किसकी वजह पे डिपेंडेंट है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन आप गैल्वेनोमीटर करते हो तब आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितना रखा हुआ है,
तब आपने जो रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर की हुई उसका एरिया कितना रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड आपने कितनी रखी हुई है और आपने कौन सी स्प्रिंग कांस्टेंट वाली आपने यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये सभी फिनोमिना आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल पे डिपेंडेंट है। तो ऑल आर कांस्टेंट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर डिजाइन दिस इज अ टर्म्स, ठीक है। ओके, जब आप गैल्वेनोमीटर की मिस के डिज़ाइन बनाते हो तब ए वाली टर्म आपकी बदी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये सभी कांस्टेंट ही है ना, के एन ए भी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को मैं ले देता हूँ जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज जी, और जी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई के अपॉन एन ए बी होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है कि भाई आई इज इक्वल टू जी फाइव, सो दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। आपने जितना करंट को इंटर करवाया इतना आपको यहाँ पे एंगल आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको देखने के भाई सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का क्या मीनिंग होता है कि भाई आपके पास दो गैल्वेनोमीटर है, दोनों गैल्वेनोमीटर में आप सेमी करंट को मिसके ट्रांसफर करवाते हो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो फर्स्ट वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन बताती है 20 डिफ्लेक्शन पे, मीन्स के उसका एंगल मीन्स के 20 डिग्री पे, 20 डिवीजन पे वो डिफ्लेक्शन बताती है, ठीक है। ओके, देन आपका जो दूसरा मीन्स के गैल्वेनोमीटर है वो ओनली फॉर 1 पे डिफ्लेक्शन बताती है। तो कुछ की सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई, जो मैक्सिमम आपको डिफ्लेक्शन बताती है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। चला है, दोनों में करंट का तो फ्लो आपने 5 एम्पियर ही करवाया, एक में करंट का फ्लो 5 एम्पियर, दूसरे में भी 5 एम्पियर करवाया, तो वन हमारा जो गैल्वेनोमीटर फर्स्ट वाला है वो डिफ्लेक्शन बताती है 20 पे, 20 डिवीजन पे, और दूसरी वाली है ओनली फॉर 1 डिवीजन पे डिफ्लेक्शन बताती है। तो मीन्स के जो फर्स्ट वाला है उसकी सेंसिटिविटी दूसरे से ज़्यादा हुई, ऐसे आपको मालूम पड़ा। तो आपने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि भाई आपने क्या किया कि मीन्स के करंट का फ्लो करवाया है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ करंट। यहाँ पे सेंसिटिविटी आप दो टाइप के फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई करंट के कारण भी फाइंड आउट कर सकते हो और पोटेंशियल के कारण भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम किसके फाइंड आउट करेंगे, करंट की फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपने 5 एम्पियर जितना करंट को इसके इंट्रोडक्शन किया तब उसने डिफ्लेक्शन कितना बताया, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा मानी जाएंगी, ठीक है। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। ओके, तो सेंसिटिविटी क्या होती है उसके मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मैंने आपको 5 एम्पियर का यूनिट का मैंने इसके आपको एग्जांपल दिया ना, तो आपका 5 एम्पियर मिस के 5 एम्पियर पर 5 एम्पियर आपने करंट का फ्लो करवाया, तब डिफ्लेक्शन कितना बताया 20, तो 1 यूनिट करंट से वो डिफ्लेक्शन कितना बताएगा 4, तो वो क्या हो गई उसकी सेंसिटिविटी हो गई। और वो वाली की सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी कि भाई आपको 1/5 कर देना है, 1/5 करेंगे तो 0.2, तो 0.2 उसकी सेंसिटिविटी फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो उसकी सेंसिटिविटी पहले वाली से कम है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट is करंट सेंसिटिविटी, हम उसको क्या मानेंगे, करंट सेंसिटिविटी मानेंगे, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे करंट सेंसिटिविटी का, सो दैट आई एस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन 5 अपॉन यूनिट करंट। ओके, तो डिफ्लेक्शन 5, तो 5 का हमको क्या बना देना है, इक्वेशन बना देना है, ठीक है। तो 5 की आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए कि भाई आपके पास यहाँ पे इक्वेशन अवेलेबल था NIAB इज इक्वल टू K5, सो दैट 5 इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB अपॉन K होगी। ओके, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं NIAB अपॉन K, और यहाँ पे भी I अवेलेबल है तो I इज कैंसल, सो दैट NAB अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी आप कैसे इसके बेटर आप बना सकते हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा रखना है, एरिया भी आपको ज़्यादा रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा रखनी है, और देन आफ्टर इसके के की वैल्यू आपको कम रखनी है। के क्या होते हैं कि भाई टॉर्क कांस्टेंट था, टॉर्क कांस्टेंट आपको कम रखना है। टॉर्क कांस्टेंट कब कम होगा, जब आप सॉफ्ट स्प्रिंग का आप कंसिडर करेंगे तब, ठीक है। ओके, तो बेटर सेंसिटिविटी का हम इसके जो फैक्टर डिपेंडेंट है वो हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स हमको लार्ज रखना पड़ेगा,
देन आफ्टर एरिया ऑफ कॉइल भी हमको क्या रखनी पड़ेगी, लार्ज। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड भी हमको क्या रखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग। और लास्ट क्या है कि भाई हमको के क्या रखना है, स्मॉल। स्मॉल कब होगा, जब आपकी स्प्रिंग सॉफ्टर होगी तब स्मॉल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट की, हमने करंट को हम इसके फ्लो करवाया गैल्वेनोमीटर में, ओके। तो उसके हिसाब से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, उसकी सेंसिटिविटी। बट हम पोटेंशियल भी हम लगा सकते हैं ना, ओके। तो पोटेंशियल लगाने से हमको एक वोल्टेज सेंसिटिविटी हमको मिलेगी। तो अभी हमको एक वोल्टेज सेंसिटिविटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का आप क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन कि भाई डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इट इज नोन एज अ वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम ही होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का बेसिक इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, जैसे आपने यहाँ पे मिलाया था आई एस इज इक्वल टू 5/I, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, वी एस इज इक्वल टू 5/V। ओके, सो दैट 5 इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन मिला था, NIAB/K। तो मैं ए पी यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इज इक्वल टू NIAB/K, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा NIAB/K, और V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू IR यहाँ पे लिख दीजिए, तो I इज कैंसल। सो दैट आपको क्या फाइंड आउट हुआ, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इज इक्वल टू NAB/KR फाइंड आउट हुई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज कर दिया तो सिंपल तार की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल तार की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे n इंक्रीज हो गया तो डिवाइड में से रेजिस्टेंस की भी इंक्रीज हो गया। तो ऐसे आप उसकी सेंसिटिविटी मीन्स के इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। बट आपको एरिया क्या रखना पड़ेगा कि भाई आपको एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप एरिया ज़्यादा रखेंगे, एक सिंपल तार का एरिया आप ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि भाई उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ऐसा आपने रिलेशनशिप आपने आगे देखा था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई किसका एरिया ज़्यादा होता है, एक थिकर वायर का इसका एरिया ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज बाय टेकिंग थिकर वायर, ठीक है। थिकर वायर से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी आप ज़्यादा कर सकते हो, बट नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स के ज़्यादा करने से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने से उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, थिकर वायर फॉर मेकिंग कॉइल। ओके, तो आपको कॉइल किसकी बनानी पड़ेगी, थिकर वायर की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर फिनिश हुआ। यहाँ पे सभी आपको गैल्वेनोमीटर में नहीं लिखना है कि भाई सेंसिटिविटी आपको अलग से पूछेगा कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। देन आफ्टर आपको वर्किंग और कंस्ट्रक्शन जो दोनों पूछेंगे तो वो 3 मार्क्स में आएंगे, और ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन पूछेंगे तो आपको एक उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वर्किंग पूछे तो आपका 3 मार्क्स हो जाएगा, ओके।